हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 11 के सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर मूल निवासियों का विस्थापन। गाइस, मेरे घर के आसपास शिव चर्चा हो रही है, तो अगर बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूजिक या आवाज आए तो उसे इग्नोर करना। ठीक है। तो वैसे तो रूम मैंने बंद कर रखा है, बट फिर भी अगर आवाज आए तो आप इग्नोर करना। ठीक है, फोकस रखना चैप्टर पे। ठीक है, चलो। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो, ये चैप्टर, ये पूरा जो चैप्टर और ये वीडियो रहेगी ना, ये टॉपिक्स पे रहेगी। ठीक है। नोट्स विद क्वेश्चन आंसर रहता है मेरे वीडियो में, तो यही इसमें भी रहेगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला, पहले मैं अध्याय के बारे में कुछ बता दूं। इस अध्याय में उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। यूरोपीय लोगों के आगमन के बाद इन क्षेत्रों में मूल निवासियों की भूमिका पर जो भूमि है, भूमि पर कब्जा कर लिया गया। उन उन्हें उनके पारंपरिक क्षेत्रों से हटा दिया गया और उनकी जीवन शैली तथा संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा, क्या चीजें रही, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मुख्य विषय जैसे आपने टॉपिक्स में देखा है, यही टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मूल निवासी कौन थे। मूल निवासी वह लोग थे जो किसी क्षेत्र में से, मतलब किसी क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों के बसने से पहले रहते आए हो आए हैं। मूल निवासी क्या चीजें नहीं समझ आई ना, मैं बताती हूँ। कोई क्षेत्र है, ठीक है, उसमें बाहर से आने वाले लोगों के बसने से पहले रहते लोग। ठीक है, रहते आए लोग। ठीक है। अब यूरोपीय जो उपनिवेशवादी थे, उनके आने से पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के में अनेक अनेक समुदाय रहते थे। ठीक है। इनकी अपनी अलग अलग भाषाएं, संस्कृति, परंपरा, धार्मिक मान्यता, जीवन शैली, सामाजिक व्यवस्था अलग अलग थी। ठीक है। अब आ जाओ उत्तरी अमेरिका और अमेरिका के मूल निवासी के बारे में। उत्तरी अमेरिका के अनेक मूल निवासी समुदाय समुदाय रहते थे। ठीक है। उसमें क्या था कि यूरोपीय लोगों ने इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया। ठीक है। उनकी कुछ विशेषताएं थी। विशेषताएं क्या थी? वह प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन बिताते थे। ठीक है। शिकार और मछली पकड़ना उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है। कुछ समुदाय कृषि भी करते थे और भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में दिखाने की धारणा सीमित थी। ठीक है। उनका मानना यह था कि भूमि प्रकृति की देन है और वो और सभी, मतलब वो सभी के उपयोग के लिए होता है। ठीक है। प्रमुख समुदाय कौन थे कि उत्तरी अमेरिका में अनेक जनजातीय समुदाय रहते थे, जैसे चेरोकी, क्रीक, चोक्टा और चिकासो चिकासा। ठीक है। सेमिनोल, ये सारे क्या थे? समुदाय। ठीक है। ये सारे रहते थे। अब यूरोप लोगों के आगमन की बात करो तो 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय देश ने नई भूमि और व्यापारिक मार्गों की खोज की। ठीक है। धीरे धीरे यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंच गए। ठीक है। इसके बाद यूरोप में बड़ी, मतलब यूरोप से बड़ी संख्या में लोग उत्तरी अमेरिका में बसने लगे। ठीक है। अब आने के क्या कारण थे? वो क्यों आए थे, क्यों रहने लगे, क्यों बसने लगे? क्योंकि नई भूमि प्राप्त करना। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, व्यापार का विस्तार करना, कृषि भूमि प्राप्त करना। ठीक है। नए बाजारों की खोज करना, उपनिवेश स्थापित करना। ठीक है। ये सारे कारण थे आने के। ठीक है। अब भूमि को लेकर संघर्ष क्या चला कि मूल निवासियों और यूरोपीय लोगों की भूमि के प्रति सोच अलग अलग थी। जो मूल निवासी थे उनकी सोच अलग थी, यूरोपीय लोगों की अलग थी। ठीक है। मूल निवासी की सोच क्या थी कि भूमि सभी की साझा संपत्ति है। ठीक है। वो सबके लिए होती है। ठीक है। प्राकृतिक और भूमि का सम्मान करना चाहिए, जरूरत के अनुसार संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। कई हद तक ये विवेकपूर्ण सोचते थे। परंतु यूरोपीय लोगों की क्या सोचते कि भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होना चाहिए था। ठीक है। चाहिए, भूमि खरीदी और बेची जा सकती है। ठीक है। अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा किया जाना चाहिए। ठीक है। इसी अंतर के कारण दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। मैं सिंपल सी बात बताऊं, ये जो थे ना मूल निवासी, ये एकदम अच्छा सोचते थे, अच्छा ये भी सोचते थे। अब इनकी क्या सोच थी? आधुनिक थी। और इनकी क्या थी? पुरानी तो नहीं थी, बट ये वैसा था। ठीक है। प्राकृतिक प्रेम से भरा हुआ भावना था। ठीक है। और ये आधुनिक भावना थी कि खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, स्वामित्व हो सकता है व्यक्तिगत। ठीक है। तो इसी विचार के बीच ना संघर्ष चलता रहा। ठीक है। अब मूल निवासी का विस्थापन क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ, क्या चीजें हुई? यूरोपीय बसने वाले लोग जो वालों ने, मतलब धीरे धीरे मूल निवासी की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है। मूल निवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि से हटा दिया भाई। अब विस्थापन के मुख्य कारण कौन से थे कि यूरोपीय बस्तियों का विस्तार होने लगा, कृषि भूमि की आवश्यकता हो गई। ठीक है। खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की खोज, रेल मार्गों का निर्माण होने लग गया, सरकारों की विस्तारवादी नीतियां। मूल निवासियों को अक्सर ऐसी जगहों पर भेज दिया गया जहां उनके लिए जीवन ही कठिन था। ठीक है। विस्थापन कर दिया गया उनको। ठीक है।
विस्थापन के मुख्य कारण आपको मैंने बता दिया। आ जाओ अब आरक्षित क्षेत्र पर। आरक्षित क्षेत्र से मतलब क्या है कि जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों थे ना, मूल निवासी थे, उनको उनकी पारंपरिक पारंपरिक भूमि से हटाकर विशेष क्षेत्रों में बसाया गया, जिन्हें आरक्षित क्षेत्र या रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, वह अपनी पारंपरिक भूमि से अलग हो गए। सबसे पहला तो यही हुआ। ठीक है, शिकार और अन्य पारंपरिक गतिविधियां मतलब प्रभावित हुई। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, उनकी स्वतंत्रता कम हो गई, ये सारे उनके प्रभाव हुए विस्थापन के बाद। ठीक है, अब आ जाओ मूल निवासियों की संस्कृति पर प्रभाव। यूरोपीय शासन के कारण मूल्य निवासियों की संस्कृति में भी नुकसान पहुंचा संस्कृति को। ठीक है, उन पर यूरोपीय भाषा, शिक्षा, संस्कृति अपनाने का दबाव डाला गया। ठीक है, परिणाम क्या निकले, कई पारंपरिक भाषाएं कमजोर हो गई, पुरानी परंपराओं पर रोक लगाने की कोशिश हुई और बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर करने का प्रयास किया गया। मूल निवासियों की पहचान प्रभावित हुई। कई हद तक हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय शासन के कारण मूल निवासियों को क्या पहचान जो पहचान थी उनकी वो प्रभावित हुई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनको सामान्य रूप से एबोरिजिनल कहते थे। ठीक है, एबोरिजिनल, ठीक है, कहा जाता था। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे ना, उनको प्राकृतिक और भूमि से गहरा संबंध था। ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या थी, वे शिकार और भोजन संग्रह करते थे, वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे, उनकी मौखिक परंपराएं बहुत समृद्ध थी। ठीक है, गीत, नृत्य और कथा उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग थी। ठीक है, वह भूमि को अपनी संस्कृति और पहचान से जोड़कर देखते थे। ठीक है, ये उनकी विशेषताएं थी। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में यूरोप उपनिवेशवाद। क्या हुआ था कि 1788 में 88 में ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी बस्ती स्थापित की। ठीक है, ब्रिटेन ब्रिटिश जो लोगों ने वहां की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, चीजें समझो। देखो, 1788 में ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी बस्ती स्थापित की। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने वहां की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार और बसने वालों का यह मानना था कि भूमि किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस विचार के आधार पर मूल निवासियों के भूमि अधिकारों को नजरअंदाज किया जाए। ठीक है, नजरअंदाज किया गया। ठीक है, अब आ जाओ टेरा नलियस क्या है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी भूमि जो किसी की नहीं है, ना गवर्नमेंट की है, ना किसी व्यक्तिगत किसी भी की नहीं है। ठीक है, यूरोपीय उपनिवेशवाद ने ऑस्ट्रेलिया की भूमि के संबंध में इस विचार का प्रयोग किया और मूल निवासियों के भूमि अधिकारों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या निकला, मूल निवासियों की जमीनों पर कब्जा हो गया। ठीक है, उन्हें अपनी पारंपरिक क्षेत्र से हटना पड़ गया, उनकी जीवन शैली प्रभावित हो गई और संस्कृति और समाज में गहरा असर पड़ गया। ठीक है, अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में विस्थापन का प्रभाव क्या पड़ा। जो भूमि से हटाए जाने के कारण मूल निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या हुए कि पारंपरिक भूमि का नुकसान हुआ। ठीक है, भोजन और संसाधनों की कमी हुई, पारंपरिक जीवन शैली का संकट हुआ, संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आई और अपनी पहचान को बचाने का संघर्ष चला। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में विस्थापन का ये प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब आ जाओ मूल निवासी और भूमि का संबंध। इसमें क्या था कि मूल निवासियों के लिए भूमि केवल संपत्ति नहीं थी, भूमि उनके लिए जीवन का आधार थी, संस्कृति का केंद्र थी, पूर्वजों की विरासत थी, धार्मिक विश्वासों का हिस्सा था, पहचान का स्रोत थी। ठीक है, इसलिए भूमि से विस्थापन के अर्थ केवल घर खोना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान से दूर होना भी था उनके लिए। ठीक है, अब यूरोप उपनिवेशवाद के परिणाम क्या निकले, आर्थिक परिणाम में से ये है कि मूल निवासियों को अपनी भूमि पर, जो मूल निवासी थे ना, उनकी भूमि पर कब्जा हुआ। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा पैमाने में उपयोग हुआ, मूल निवासियों की पारंपरिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। ठीक है, सामाजिक परिणाम देखूं तो समुदाय थे वो बिखर गए, पारंपरिक जीवन शैली बदल गई, सामाजिक संरचना प्रभावित हो गई। ठीक है, जो सांस्कृतिक परिणाम निकले वो क्या थे कि भाषाओं और परंपराओं को नुकसान पहुंचा। ठीक है, यूरोपीय संस्कृति थोपने का प्रयास किया गया, मूल निवासी जो थे वो अपनी पहचान बचाने के लिए वो संघर्ष करते रहे। ठीक है, तो ये परिणाम किसने निकले, 3 तरह के परिणाम निकले और आप इसे लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, मैंने चीजें बता दी, समझा दी। नेक्स्ट, मूल निवासियों का प्रतिरोध। मूल निवासी ने अपनी भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उनके प्रतिरोध के रूप में अपनी भूमि की रक्षा के लिए किया। ठीक है,
उपनिवेशवाद नीतियों का विरोध किया, सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के लिए किया, भूमि अधिकारों की मांग की, अपनी भाषा और पहचान को संरक्षित करना। ठीक है, आज भी अनेक मूल निवासी समुदाय भूमि, संस्कृति, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो कि साथ के साथ नोट करते जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों की जीवन शैली का वर्णन करो। जो उत्तरी अमेरिका में थे, ठीक है, उनकी जो निवासी थे उनके जीवन के बारे में बताना है। तो मैं बता दूं, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी विभिन्न जनजाति समुदाय में रहते थे। ठीक है, उनकी जीवन शैली प्रकृति और पर्यावरण से गहरी जुड़ी हुई थी। ठीक है, वह क्षेत्र और जलवायु के अनुसार शिकार, मछली पकड़ने, कृषि और भोजन संग्रह का कार्य करते थे। ठीक है, उनके लिए भूमि केवल संपत्ति नहीं थी, निजी संपत्ति नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का और समुदाय का आधार थी। ठीक है, वह प्रकृति के संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते थे, हद से ज्यादा यूज नहीं करते थे। ठीक है, उनके समाज में सहयोग और सामुदायिक जीवन का विशेष महत्व था। उनकी अपनी भाषाएं, धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, संस्कृति, व्यवस्थाएं। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनकी जीवन शैली प्राकृतिक, सामुदायिक सहयोग और पारंपरिक संस्कृति पर आधारित थी। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोपियन लोगों ने उत्तरी अमेरिका के आगमन के क्या कारण थे? मतलब यूरोपीय लोगों के उत्तरी अमेरिका में आगमन मतलब आने के क्या कारण थे वो बताने, और क्या परिणाम हुए, मतलब आने के बाद क्या परिणाम हुए वो बताने। ठीक है, 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय देशों ने नए समुद्री मार्गों और क्षेत्रों की खोज की। ठीक है, यूरोपीय लोग जो थे वो उत्तरी अमेरिका में व्यापार और नई भूमि, प्राकृतिक संसाधन और उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से पहुंचे थे। ठीक है, ये सारे उनके उद्देश्य थे। अब कारण क्या था? आगमन के कारण नई भूमि की खोज, व्यापार का विस्तार, प्राकृतिक संसाधन को प्राप्त करना। ठीक है, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्राप्त करना, नए उपनिवेश स्थापित करना, यूरोप की बढ़ती जनसंख्या के लिए नई बस्ती बसाना। ठीक है, ये इनके कारण थे, ये आने के कारण थे। अब आने के परिणाम क्या निकले? यूरोपीय लोगों ने धीरे धीरे मूल निवासी की भूमियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, मूल निवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि से हटा दिया गया। ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जीवन शैली जो थी वो प्रभावित हुई। ठीक है, अनेक समुदायों को विशेष आरक्षित क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, अतः यूरोपीय आगमन ने अमेरिका के मूल निवासी के जीवन पर गहरे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न किए। ठीक है, ओके, तो आप आ जाओ अब तीसरे क्वेश्चन पे। यूरोपीय लोगों और मूल निवासियों की भूमि संबंधी धारणाओं में अंतर क्या था? यूरोपीय लोगों और मूल निवासियों की भूमि के प्रति सोच में बहुत बड़ा अंतर था। ठीक है, मूल निवासी भूमि को एक प्रकृति की देन और समुदाय की साझा संपत्ति मानते थे। ठीक है, उनका मानना था कि मनुष्य भूमि का मालिक नहीं बल्कि उसका उपयोग करता है। ठीक है, कितना उदार, कितनी अच्छी सोच है। ठीक है, बट भूमि उनके जीवन मतलब उनका क्या था, जो भूमि थी ना उनके जीवन, संस्कृति, धर्म, पहचान की एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ठीक है, और इसी के उल्टे में मतलब इसी के विपरीत में यूरोपीय लोगों की जो सोच थी वो बहुत अलग थी। उनका मानना था कि भूमि को निजी संपत्ति मानते थे वो लोग। ठीक है, उनके अनुसार भूमि को खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, व्यक्तिगत स्वामित्व में रखा जा सकता है। ठीक है, वह कृषि और आर्थिक लाभ के लिए अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, इसी सोच के अंतर के कारण दोनों के बीच भूमि को लेकर संघर्ष हुआ। ठीक है, यूरोप उपनिवेशवाद जो थे उनके विस्तार के साथ मूल निवासियों की भूमि छीन ली गई और उन्हें विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, भूमि के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण मूल निवासी और यूरोप उपनिवेशवादियों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के मतलब जो उत्तरी अमेरिका है उसमें मूल निवासियों के विस्थापन के कारणों और परिणामों के बारे में बताओ। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका में थे उनके मूल निवासी के विस्थापन के कारण और परिणाम, क्या कारण थे, क्यों क्यों विस्थापन हुआ और विस्थापन होने के परिणाम क्या निकले वो बताना है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय लोगों के आगमन के बाद मूल निवासियों को बड़े पैमाने में विस्थापन होना पड़ा। ठीक है, उनके कारण ये थे कि यूरोपीय बस्ती का विस्तार हुआ। ठीक है, कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण, नए शहरों और बस्तियों में निर्माण, मतलब नए शहर बने, नए बस्तियां बनी। ठीक है, रेल मार्ग का विस्तार हुआ, सरकारों की विस्तारवादी नीतियां, मूल निवासियों की भूमि पर यूरोपीय लोगों का कब्जा। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या निकले कि मूल निवासियों ने अपनी पारंपरिक भूमि को खो दी। ठीक है, उनके शिकार और कृषि आधारित जीवन शैली प्रभावित हो गई। अनेक समुदाय को आरक्षित क्षेत्र में भेजा गया। उनकी स्वतंत्रता जो थी वो सीमित हो गई। पारंपरिक संस्कृति और भाषा पर प्रभाव पड़ा। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ी। ठीक है, इस प्रकार मूल निवासियों का विस्थापन केवल भूमि से हटाया जाना नहीं था बल्कि उनके जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था और जो थी ना
की जो पहचान थी उस पर गहरा आघात पहुंचा था, चोट पहुंची थी, ठीक है, आघात मतलब चोट पहुंची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी की जीवन शैली एवं संस्कृति का वर्णन करो। जो ऑस्ट्रेलिया थे ना, उनके जो मूल निवासी थे उनके जीवन के बारे में बताना है और संस्कृति के बारे में बताना है। मैं बता दूं आपको, ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासी को सामान्य रूप से एबोरिजिनल जीनल लोग कहा जाता था, ठीक है। वह हजारों वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रहे थे, ठीक है। उनकी जीवन शैली प्रकृति और पर्यावरण से गहरी गहरी जुड़ी हुई थी, ठीक है। वह शिकार, मछली पकड़ना और भोजन संग्रह जैसे कार्य करते थे, ठीक है। उनके पास पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का गहरा ज्ञान था। उनकी संस्कृति में गीत, नृत्य, कहानियों और मौखिक परंपराओं का विशेष महत्व था, ठीक है। भूमि उनके लिए केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि उनकी संस्कृति, पूर्वजों, धार्मिक विश्वासों और पहचानों से जुड़ी हुई थी, ठीक है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी की संस्कृति अत्यंत समृद्ध थी और उनका जीवन प्राकृतिक एवं भूमि के साथ गहरा संबंध पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, टेरानियस क्या समझते हो आप, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी पर इसका क्या प्रभाव था। जो टेरानियस है ना, इसका मतलब ये होता है कि किस ऐसी भूमि जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, मतलब कोई नहीं है उसका स्वामी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने इस विचार का उपयोग करके, ठीक है, क्या किया, उत्तरी अमेरिका में कौन थे, कौन थे, यूरोपीय थे, और ऑस्ट्रेलिया में कौन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ठीक है। चीजें समझो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने इस विचार का उपयोग करके मूल निवासी के भूमि अधिकारों को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। उन्होंने यह मान लिया कि भूमि पर किसी का वैध अधिकार नहीं है और इसलिए उस पर कब्जा किया जा सकता है, ठीक है। बातों को देख रहे हो कितना घुमा के और अपनी बात मनवाई गई है, ठीक है। मूल निवासियों पर प्रभाव क्या पड़ा, उनकी पारंपरिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया, उन्हें अपने क्षेत्र से हटा दिया गया, जीवन शैली प्रभावित हो गई, शिकार और भोजन का जो संग्रह गतिविधियां थी वो कठिन हो गई, उनकी संस्कृति परंपराओं को नुकसान पहुंचा और उनकी पहचान और भूमि से संबंध कमजोर हो गया, ठीक है। अतः ये आप कह सकते हो कि नलियस की नीति ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के विस्थापन के कारण बनी, ठीक है, और उनके अधिकारों की अपेक्षा का प्रमुख कारण बनी, विस्थापन का कारण बनी और उनके अधिकारों की उपेक्षा का प्रमुख कारण बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव बताओ। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद थे ना, उनके प्रभावों की बात बताओ कि क्या प्रभाव पड़े, क्या चीजें रही, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी बस्तियां स्थापित की, ठीक है, और धीरे धीरे वहां के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। इसका सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों पर पड़ा। प्रमुख प्रभाव की बात करूं तो पहला, भूमि को नुकसान हुआ। मूल निवासी की जो पारंपरिक भूमि थी उसको कब्जा कर लिया गया, विस्थापन होना पड़ा, मतलब उन्हें अपने मूल स्थानों से हटाने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। आर्थिक प्रभाव पड़ा, उनकी शिकार, भोजन संग्रह की पारंपरिक व्यवस्था प्रभावित हो गई, संस्कृति प्रभाव, उनकी भाषा, परंपरा, संस्कृति, पहचान पर दबाव पड़ गया, ठीक है। सामाजिक प्रभाव की बात करूं तो अनेक समुदाय बिखर गए और उनका पारंपरिक सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ, ठीक है। इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशवाद थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन किए। चीजें समझ रहे हो कितना गलत हुआ उन लोगों के साथ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूल निवासी के लिए भूमि का महत्व क्या था, क्या महत्व था वो बताना। मूल निवासी के लिए भूमि का क्या महत्व, भूमि क्यों जरूरी थी, क्या महत्व था उनके जीवन में, वो चीज बतानी है। मूल निवासी के लिए भूमि केवल आर्थिक संपत्ति नहीं थी, उनकी जीवन जीने का एक आधार थी, अस्तित्व थी वो, ठीक है। भूमि की महत्व के बारे में बात बताओ तो जीवन का आधार कैसे, भोजन और अन्य आवश्यकता वस्तुएं भूमि और प्रकृति से प्राप्त होती है, ठीक है। संस्कृति का केंद्र, उनकी परंपराएं और रीति रिवाज भूमि से जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए थे, ठीक है। धार्मिक महत्व की बात करें तो भूमि प्रकृति का संबंध, जो भूमि और प्रकृति का संबंध है उनके धार्मिक विश्वासों से था, ठीक है। पूर्वजों से संबंध, वह भूमि को अपने पूर्वजों की विरासत मानते थे, ठीक है। पहचान के आधार की बात करूं तो किसी विशेष भूमि से उनका सामाजिक सांस्कृतिक संबंध जुड़ा होता है, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने उनकी भूमि पर कब्जा किया तो मूल निवासियों ने केवल जमीन नहीं खोई, बल्कि उनकी सांस्कृतिक परंपराएं, पहचान भी खो दी, प्रभावित हुई उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल निवासी की संस्कृति पर यूरोपीय उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। जो मूल निवासी थे उनकी संस्कृति पर यूरोपीय उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। जो यूरोप उपनिवेशवाद थे ना, उन्होंने मूल निवासी की संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उपनिवेशवाद शासन ने कई स्थानों पर यूरोपीय भाषा, शिक्षा, संस्कृति को बढ़ावा दिया तथा मूल निवासी की परंपराओं को कम महत्व दिया।
ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या निकला? अनेक परंपराएं भाषाएं जो अनेक पारंपरिक भाषाएं थी वो कमजोर हो गई, पुरानी परंपराएं थी वो प्रभावित हुई, ठीक है, वो कमजोर होने लगी, बच्चों को अपनी पारंपरिक संस्कृति से दूर करने का प्रयास किया गया, यूरोपीय जीवन शैली अपनाने का दबाव दिया गया, ठीक है, पारंपरिक ज्ञान मौखिक परंपराओं को नुकसान पहुंचा, मूल निवासियों की संस्कृति पहचान पर भी प्रभावित हुई, जो मूल निवासी थे उनकी संस्कृति जो थी उस पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है, फिर भी मूल निवासी समुदाय ने अपनी भाषा संस्कृति और परंपराओं बचाने के लिए निरंतर संघर्ष किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल निवासी ने अपने अधिकारों और भूमि की रक्षा के लिए किस प्रकार क्या संघर्ष किया था, क्या चीजें हुई थी? तो मूल निवास जी मतलब जो मूल निवासी थे ना, उन्होंने अपनी भूमि संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार से संघर्ष किया, ठीक है। संघर्ष के प्रमुख रूप थे कि संघर्ष में क्या क्या किया, अपनी पारंपरिक भूमि की रक्षा करना, ठीक है, औपनिवेशवाद नीति का विरोध करना, भूमि अधिकारों की मांग करना, ठीक है, अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का प्रयास करना, अपनी परंपरा और पहचान को सुरक्षित रखना, अपनी समुदायों को संगठित करना। समय के साथ मूल निवासी समुदायों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई और भूमि तथा सांस्कृतिक पहचान की मान्यता के लिए आवाज उठाई, ठीक है। निष्कर्ष निकलता है कि मूल निवासी का संघर्ष केवल भूमि प्राप्त करने का संघर्ष नहीं था, बल्कि सम्मान, अधिकार, संस्कृति और पहचान की रक्षा करने का संघर्ष था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूल निवासी का विस्थापन केवल भूगोलिक परिवर्तन नहीं था, स्पष्ट करो, एक ये तथ्य है, ठीक है, मूल निवासी का विस्थापन केवल भूगोलिक परिवर्तन नहीं था, अब इसको स्पष्ट करना है, आपको ये बताना है कि क्या है, ठीक है, अपने कथन में या जो भी है। तो मैं इसका आंसर बता दूं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, विस्थापन का अर्थ केवल किसी व्यक्ति के समुदाय को मतलब किसी व्यक्ति या समुदाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या जाना नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये होता है कि मूल निवासी के लिए अपनी भूमि जो है उनके जीवन का महत्वपूर्ण आधार होती है, ठीक है, मैं बता दूं, अब जब उन्हें उनकी पारंपरिक भूमि से हटाया गया तब क्या हुआ, उनकी आर्थिक जीवन प्रभावित हुई, ठीक है, शिकार और भोजन संग्रह करना कठिन हो गया, उनकी संस्कृति परंपरा प्रभावित हुई, धार्मिक विश्वास थे उनसे जुड़ी भूमि छूट गई, ठीक है, समुदाय बिखर गए, सामाजिक जो पहचान थी उनको नुकसान पहुंचा। इस प्रकार मूल निवासी का विस्थापन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और भावनात्मक परिवर्तन था, इसलिए इसे एक केवल भूगोलिक परिवर्तन कहा जाए तो ये गलत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी की समस्या में समानताएं क्या थी? गलत किस देशों के साथ हुआ था? उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया किसने था? यूरोपियन और ब्रिटिश ने, ब्रिटेन और यूरोप ने किया था, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, जो उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया थे दोनों स्थानों के मूल निवासी को यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण अ, सामने जो अनेक समान समस्याएं का सामना करना पड़ा, मतलब अनेक बहुत सारी समान मतलब एक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब मुख्यतः समानताएं कौन सी थी? दोनों की भूमि पर यूरोपीय लोगों ने कब्जा किया, ठीक है, यूरोपीय और ब्रिटेन एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। दो दोनों ही जगह पे यूरोप ने कब्जा किया, ठीक है, दोनों का कॉमन बात क्या हो जाएगी, यूरोपीय लोगों ने कब्जा किया दोनों पे, ठीक है, दोनों पे क्या हुआ कि अपने पारंपरिक क्षेत्रों से विस्थापित किया गया, ठीक है, और उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कम हो गया, उनकी संस्कृति और भाषाओं पर प्रभाव पड़ा, ठीक है, यूरोपीय संस्कृति अपनाने का दबाव डाला गया, ठीक है, दोनों समुदायों को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों क्षेत्रों के मूल निवासी का अनुभव बताता है कि औपनिवेशवाद ने दुनिया के अनेक मूल निवासी समुदायों की भूमि संस्कृति स्वतंत्रता को प्रभावित किया, ठीक है। तो चैप्टर में आपने समझ लिया होगा कि जो गलत दो देशों के साथ हुआ जिनको विस्थापित किया गया वो मूल निवासी कौन कौन से थे, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और ये करने वाले कौन थे? यूरोपीय लोग, ब्रिटेन ब्रिटिश के लोग, ठीक है। अब ये चैप्टर इन क्वेश्चंस के साथ खत्म होते हैं, ठीक है, ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है, ये क्वेश्चन भी यहीं खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।